सो वेलकम बैक दोस्तों टू अवर किंग भारत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस और कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, हाउ इट लुक्स लाइक कि क्या आईपी एड्रेस आप कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं। आज इन सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज के पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होंगे जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे कि आईपी एड्रेस है क्या, राइट। कितने तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस को हम कहाँ और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये भी एक आईपी एड्रेस है, बट इसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट, यदि आपको दो आईपी एक आईपी आप दो डिफरेंट मशीन को दे देते हैं तो फिर क्या होता है, विल सी दैट। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट वर्जन ऑफ आईपी, यहाँ पर IPv4 और IPv6 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। एक जब बात करते हैं कि नेटवर्क में आप कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे आपका फ़ोन हो, उसे एक यूनिक आईडी मिलती है विच इज़ आईपी एड्रेस एंड दैट इज़ लॉजिकल नंबर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जांपल, ये एक 192.168.1.100 ये एक आईपी एड्रेस है। इट लुक्स लाइक दिस कि आईपी एड्रेस को आप अगर देखेंगे तो ये एक आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है। इस आईपी एड्रेस के अंदर दो पार्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक नेटवर्क, अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपका होम का नेटवर्क है। होम के नेटवर्क में आपके मान लो कि दो डिवाइस कनेक्ट होते हैं, एक आपका फ़ोन है, एक आपके किसी भी दूसरे पर्सन का फ़ोन है आपके घर पे ही, या एक ऑफिस में आपके दो लैपटॉप्स कनेक्ट होते हैं या दो मशीन कनेक्ट होती हैं, मे बी जो भी आईपी पे काम करती हैं। तो होता क्या है कि जनरली आप देखेंगे कि ये पार्ट जो आप ग्रीन में देख पा रहे हैं, दैट इज़ यू कैन सी हियर, ये नेटवर्क पार्ट है और एक होस्ट पार्ट होगा। नेटवर्क पार्ट आपके सभी डिवाइसेस पर एक नेटवर्क में सेम रहता है। 192.168.1 ये अभी अगर आपकी दो डिवाइस कनेक्ट होती हैं तो दोनों पे एक रहने वाला है। जबकि जो लास्ट पार्ट है, जो होस्ट आप देख रहे हैं 100, ये चेंज हो जाएगा, ये हर एक डिवाइस पे यूनिक होगा। आपकी डिवाइस को उस नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये 32 बिट आप जो देख रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि ये आप जो डॉट डॉट बीच में देख रहे हैं इस नंबर्स के, तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स यहाँ पर 8 बिट होती हैं। 8 बिट यहाँ पर होंगी, 8 बिट यहाँ पर, 8 बिट यहाँ पर, 8 बिट यहाँ पर। इस ऐसे ही जो पूरा एड्रेस है वो हो जाता है 32 बिट का। कंप्यूटर जो है आपका वो एक्चुअली प्रोग्राम हुआ है बाइनरी को समझने के लिए, जहाँ पर वो बिट और बाइट की बात करता है। तो यहाँ पर इसे 1 और 0 के फॉर्म में समझता है आपके आईपी एड्रेस को कंप्यूटर। तो वो कैसे होता है, विल टॉक अबाउट इट। अब आप नीचे देखें कि ये नेटवर्क और होस्ट हमने बात की। यहाँ पर तो आपको एक ये बॉक्स जस्ट लाइक मिडल में आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमने नेटवर्क में बात की कि यहाँ पर एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक नेटवर्क के हैं और जो लास्ट वन है वो होस्ट का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा होस्ट होगा, कौन सा नेटवर्क होगा, कब कितना होगा। एक्चुअली ये एक कंप्यूटर को बताता है उस डिवाइस के साथ, आईपी के साथ हम एक और नंबर कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज़ सबनेट मास्क, जिसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 255.0.0.0। ये 255 बताता है यहाँ पर कि दिस पार्ट इज़ द नेटवर्क पार्ट। कि अगर यहाँ पर 255 आपने दिया है सबनेट मास्क में, इट मीन्स कि ये पार्ट आपका नेटवर्क पार्ट है और बाकी के जो 3 ऑक्टेट रहे यहाँ पर वो आपके होस्ट के पार्ट होंगे। तो इसी तरीके से आईपी को ना डिफरेंट क्लास में एलोकेट किया गया है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक नेटवर्क बहुत बड़ा है जहाँ पर आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको होस्ट के लिए 3 ऑक्टेट मिलते हैं। तो आप होगा क्या कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ आईपीज़ असाइन कर पाएंगे।
सेकंड बी में जाते हैं तो मान लेते हैं आपके पास एक मिड साइज नेटवर्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा होस्ट भी नहीं चाहिए बट बहुत कम भी नहीं चाहिए। एक रेंज हम ले लेते हैं, मान लो आपको 1000 होस्ट चाहिए, आपको यहाँ पर 1000 या 500 होस्ट मान लेते हैं कि आपको 500 होस्ट चाहिए, तो 500 होस्ट आपको 2 ऑक्टेट में मिल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्लास सी की। जनरली आपको जो आईपी एड्रेस मिलेंगे ना, आपके घर में यूज़ होंगे या छोटे नेटवर्क में यूज़ होंगे, ऑफिस के नेटवर्क में यूज़ होंगे, आपको इस क्लास से मिलते हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया था यहाँ पर 192.168.1, यहाँ तक पूरा ये नेटवर्क है। आप यहाँ भी यही देख रहे हैं, इसका मास्क क्या होगा 255.255.255.0। तो ये 255 यहाँ से बताता है कि इतना पार्ट नेटवर्क है और इतना पार्ट होस्ट का है। सो एक्चुअल में जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है नेटवर्क में, तो वो केवल होस्ट पार्ट को देख के आइडेंटिफाई करता है कि ये आईपी, ये डिवाइस यूनिक है, राइट। तो ये इस पार्ट को इग्नोर करके होस्ट आईडी को चेक करता है, बिकॉज ये उसका नेटवर्क पार्ट है। सो उस नेटवर्क में कॉमन होगा सभी आईपी पे, जो भी डिवाइस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा ये सभी पे सेम होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस डिफरेंट क्लासेस में होते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा। तो क्लास हालांकि यहाँ पर ए बी सी के बाद डी और ई भी हैं, बट उसकी बात अभी नहीं करेंगे। वो जो इसके बाद जो क्लास होती हैं वो कुछ रिजर्व क्लास हैं, कुछ मल्टी कास्ट के लिए यूज़ होती हैं। मल्टी कास्ट काइंड ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट। एक वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि यूनिक कास्ट मल्टी कास्ट क्या होता है। यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। सो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होगा कि एक प्राइवेट रेंज, हमने बात की प्राइवेट रेंज एक गिवन रेंज है कि जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ अपने नेटवर्क में, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बात किया था कि क्लास ए में नंबर ऑफ़ आईपी आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्लास बी में आपको उससे कम मिलते हैं और क्लास सी में आपको और कम मिलते हैं। तो क्लास सी में जनरली आपको 254 आईपी एड्रेस मिल जाते हैं, जो भी किसी भी स्मॉल नेटवर्क के लिए इनफ है। तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज़ कर लेते हैं। सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है यहाँ पर, और ये पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज है। सो पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज जो है वो एक्चुअली हाँ, हमें आईएसपी से पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ता है। हमारे पास वो जनरली नहीं होता, उसे हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो एक ऑटोनमस बॉडी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यू कैन सी हियर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। सो एक अथॉरिटी है जहाँ से सर्विस प्रोवाइडर्स को वो ब्लॉक मिलते हैं कि मान लो एक रेंज है एक पब्लिक आईपी एड्रेस की, जो कि मान लो जियो ने ले लिया है या फिर एक एयरटेल ने ले लिया है, तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वर्ल्ड वाइड, उन सबको ये आईपी एड्रेस रेंज वहाँ से असाइन होती है, ताकि कहीं भी इंटरनेट पे कोई भी आईपी डुप्लीकेट आईपी ना हो। सो सभी यूनिक आईपी होते हैं और सब पेड होते हैं, परचेज किए जाते हैं। वैसे ही अगर आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिएगा तो आप उस आईपी एड्रेस को आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना होता है पब्लिक आईपी के एड्रेस के लिए। तो डायनेमिक कई बार वो दे देते हैं, लेकिन स्टैटिक आईपी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना होता है। डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को इंटरनेट फिर कैसे मिलता है। तो आपके होम नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को वो कनेक्ट कर पाता है, नो इश्यूज़। लेकिन जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं इस आईपी से, तो यहाँ पर एक राउटर है जो कि ट्रांसलेटर का काम करता है। तो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस जो भी होते हैं, जो भी इस रेंज का आईपी एड्रेस है 192.168 का, तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा, जिस इस आईपी एड्रेस को पब्लिक को प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करके वो भेजता है इंटरनेट पे। तो कभी भी जहाँ रिक्वेस्ट आपकी जाती है इंटरनेट पे, वो आपके इस प्राइवेट रेंज को लेके नहीं जाता। वो राउटर होता है आपके पास जो डीएसएल लगा होता है, वो आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करके भेजता है और वापस जब रिक्वेस्ट आती है तो वो उसी आईपी पे उसे भेज देता है।
इस नेटवर्क में समझते हैं कि कैसे, जब भी हमने बात की कि आप भी यूज़ कर सकते हैं सेम रेंज के नेटवर्क को, हम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है, राइट। आपके पास भी 192 168 चल रहा है, हमने यहाँ एग्जांपल लिया है दो नेटवर्क का, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। तो आप देखें कि 192 168 1 यहाँ पर भी सेम नेटवर्क है, 192 168 1 यहाँ पर भी सेम नेटवर्क है। इवन द गेटवे आईपी आप देखें 1.1 1.1 सेम नेटवर्क है। बट द पॉइंट इज़, यहाँ पर आप देखो कि इसका पब्लिक आईपी एड्रेस अलग है और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस अलग है। और आप ये देख पा रहे होंगे NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ भी ये फीचर इनेबल है इस राउटर पे, और यहाँ पर भी ये फीचर इनेबल है। सो जब ये कोई भी डिवाइस यहाँ से इंटरनेट पे जाती है, इसे मान लो ये गूगल सर्वर को एक्सेस करने जाता है, तो यहाँ पर ये डिवाइस, लेट मी यूज़ माय पेन एज वेल, तो यहाँ पर ये डिवाइस इस पे नेट कर देता है, राइट। और नेट होने के बाद ये रिक्वेस्ट यहाँ से इस आईपी से ये इस आईपी में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है एक्चुअली, और वो ट्रांसलेट होकर रिक्वेस्ट यहाँ पर जाती है। तो जब यहाँ पर रिक्वेस्ट आती है इस गूगल के सर्वर के पास, तो वो इस आईपी से नहीं आती, वो इस आईपी से आती है, राइट। और आपको ये गूगल जब आपको रिस्पॉन्ड करता है तो वो इसी आईपी पे करता है, और वापसी यहाँ पर राउटर पे आता है, और ये राउटर को पता है कि किस आईपी से वो गूगल की रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि ये पूरी टेबल को मेंटेन करता है। नेट एड्रेस की जो टेबल होती है, ट्रांसलेशन की टेबल, उसको मैनेज करता है। तो जब वो रिवर्स वहाँ से रिक्वेस्ट आती है, आपका डेटा जो भी गूगल से आपने एक्सेस करना है वो आपके लैपटॉप पे वापस आता है, तो दिस राउटर नोज कि वो किस आईपी को भेजना है। दिस इज़ हाउ कि कैसे ये काम करता है नेटिंग, राइट। वो सभी डिवाइसेस पे यहाँ पर इनेबल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपको ये गूगल का सर्वर एक्सेस करना होता है, तो समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कि हमने बात की थी कि आईपी एड्रेस में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सो हाई लेवल समझते हैं कि ये यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस है, देन यहाँ पर सबनेट मास्क है, और ये सबनेट मास्क बताता है कि 1 2 3 ऑक्टेट 3 ब्लॉक्स जो हैं वो नेटवर्क हैं, और जो लास्ट वाला है वो होस्ट है। सो ये 50 यहाँ पर होस्ट है, राइट। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर क्या है? डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर राउटर का आईपी है, क्योंकि इस डिवाइस को नहीं पता होता है कि गूगल का आईपी क्या है या किसी का भी आईपी क्या है। तो होता क्या है, प्रोसेस कैसे काम करता है कि जब ये लैपटॉप google.com को ओपन करता है तो इसे कहाँ जाना है इसको कुछ नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पर हम एक आईपी डालते हैं जो कि राउटर का आईपी होता है, इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। इट मीन्स कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर वो आपके नेटवर्क में नहीं है, इट मीन्स ये अगर ये इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, सो यू नीड टू गो टू द गेटवे। आपको यहाँ गेटवे पर जाना है, राइट। इस गेटवे पर आने के बाद इसको जो रिक्वेस्ट ये फॉरवर्ड करनी है वो फॉरवर्ड करनी होती है यहाँ पर आईएसपी का जो नेटवर्क है वहाँ पर भी कुछ राउटर लगा होता है, तो वहाँ पर वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। अब इस राउटर को, पब्लिक आईएसपी के राउटर को जनरली ये राउट पता होता है कि उसे यहाँ से यहाँ भेजना है गूगल के सर्वर के पास, तो उसे यहाँ पर मल्टीपल आईएसपी होते हैं और वो मल्टीपल आईएसपी इसे ऐसे कनेक्ट करके भेज देते हैं, तो ये रिक्वेस्ट वहाँ से वहाँ राउट हो जाता है, राइट। तो अब वापस रिप्लाई आएगा वहाँ पर इस राउटर पर आएगा, राउटर से इस राउटर पर आएगा, ये इसे ट्रांसलेट करेगा और ये इसे रिस्पॉन्स वापस कर देगा। तो जब आप google.com ओपन करते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो गेटवे का रोल हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, आप देख रहे हैं दो आईपी एड्रेस। सो ये क्या है, ये डीएनएस है। डीएनएस है तो एक्चुअली आप नाम से एक्सेस करते हैं google.com, बट आईपी पे कम्युनिकेशन होता है, नाम पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जो भी आपने नाम टाइप किया है वेबसाइट का, उसका आईपी आपको चाहिए, और वो काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर। सो डीएनएस सर्वर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं 2 डीएनएस सर्वर हाईलाइट किए हैं। सो 888.444। सो प्राइमरी डीएनएस सर्वर ये प्रेफर्ड ये है, अल्टरनेट ये है। अगर ये काम नहीं करता है या यहाँ से रिजॉल्व होकर नहीं मिलता है आपको उसका आईपी,
तो ये रिक्वेस्ट फिर इस पे जाती है। तो आप या तो इस डेस्कटॉप पे जो भी पीसी है यहाँ पर या लैपटॉप पे या तो इस गेटवे को कई बार हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं जो डीएनएस, अदरवाइज वी ऑलवेज आप मल्टीपल जगह देखेंगे कि 888 या कोई भी डीएनएस जो कि सर्विस प्रोवाइडर ने दिया वो कॉन्फ़िगर हो सकता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या होगा कि मान लो ये पीसी को इंटरनेट एक्सेस करना है और उसको google.com यहाँ पर टाइप किया google.com, तो अब ये रिक्वेस्ट क्या होगा कि यहाँ से ट्रांसलेट होगी और ये रिक्वेस्ट जाएगी गूगल पे, यहाँ पर गूगल के डीएनएस सर्वर पे। यहाँ पर इसके पास google.com का एक आईपी एड्रेस है, वो आपको रिजॉल्व होकर वापस मिल जाएगा, राइट। तो आप वापस आपको मिलेगा, देन आपको वो आईपी मिल जाता है एक्चुअल में जिस वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी है नेक्स्ट। जैसे ही वो आईपी मिला फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ पर गई और वो फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होगी वो गूगल पे चली जाएगी। और अगर ये फेल हो जाता है तो ये काम फिर दूसरा सर्वर करता है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पर आप देखें, हालांकि हम मैक भी यूज़ करते हैं और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं कुछ, जैसे कि लिनक्स होता है, उबंटू होता है, वो भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल मैंने लिया है विंडोज़ से, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म है। तो होता क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक। सो होगा क्या कि आपके पास एक सर्विस रन हो रही होती है जनरली राउटर के अंदर, जिसे हम कहते हैं डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। इससे क्या होता है कि इससे एक आईपी पूल बना होता है और उसमें ही डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन दी होती है, गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन दी होती है। तो जब आप ये इनेबल कर देते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो आईपी एड्रेस आपको इसी ही सर्वर से मिलता है। तो अगर मैं इस सिनेरियो में बात करूँ आपके पास, तो ये राउटर है, यहाँ पर मेरे पास डीएचसीपी भी इनेबल है। एक तो नेट इनेबल है, दूसरा मेरे पास डीएचसीपी भी इनेबल है, राइट। सो डीएचसीपी इनेबल होने से क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ से आईपी एड्रेस इस क्लाइंट को चला जाता है अगर ये मेरे पास डायनेमिक पे कॉन्फ़िगरेशन इसको हमने सेट किया है। तो यहाँ से ये आईपी इसको जाएगा, ये आईपी जाएगा, जो भी फ्री आईपी यहाँ पर होगा वो एक आईपी से मिल जाएगा यूनिक, और आपको डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी डिवाइस को मिल जाएगी। सेकंड होता है मैनुअल। मान लो आपको पता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अभी तो आपको केवल इंटरनेट एक्सेस करना है, तो कई बार क्या होगा कि मान लो आपको इसी नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कुछ रिसोर्स एक्सेस करना है। मान लो एक कंप्यूटर पे फाइल रखा है, दूसरे कंप्यूटर पे आपको एक्सेस करना है। तो डायनेमिक के केस में आपको नहीं पता होता कि क्या आईपी मिलेगा, वो जब मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कल आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो तो वो आईपी एड्रेस आपको वापस ना मिले। तो मान लो कि आज मान लो आप एक्सेस करते हो किसी फाइल को, फोल्डर को उस कंप्यूटर से 50 आईपी एड्रेस से, और वो कल चेंज हो जाके वहाँ पर 51 हो जाए तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ईच टाइम वो चेंज होगा तो आपको जाके चेंज चेक करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा, फिर आप एक्सेस करेंगे। तो इस केस में हम स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। सो जो हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हैं, सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर 50 आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। वैसे ही जो भी डिवाइस मेरे नेटवर्क में होंगी, मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया है, और वो आईपी एड्रेस वहाँ पर जो भी आप वो मेंटेन करते हैं एक्चुअली आप रिकॉर्ड की किस पे आप क्या आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि कहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है। सो दो तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर होता है, डीएचसीपी जो कि अपने आप डीएचसीपी सर्वर से मिलता है, जो कि राउटर एक डीएचसीपी सर्वर का काम कर सकता है, वही आपको कॉन्फ़िगरेशन आपके डीएनएस की, गेटवे की, आईपी की और मास्क की दे देता है। सेकंड स्टैटिक आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे, और जनरली होम नेटवर्क्स में आप मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, लेकिन ऑफिस में जहाँ पर कुछ चीज़ें स्टैटिक होनी चाहिए, जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर का बार बार आईपी चेंज होगा तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है। या आप कुछ एक्सेस कर रहे हैं, कैमरा एक्सेस करना है आपको, कैमरे का आईपी बार बार चेंज हो गया तो आपको नहीं पता चलेगा उस कैमरे को कैसे एक्सेस करना है अगर आईपी बेस कैमरा है, राइट। इन सभी चैलेंजेस को काइंड ऑफ रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है,
जैसे कि हम पिछले सिनेरियो में भी बात कर चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर जब आपका पीसी के पास कोई डेस्टिनेशन का कोई भी आईपी का रास्ता नहीं होता, पाथ नहीं होता है, तो आपके पास एक ही पाथ होता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। तो यहाँ पर राउटर इज़ अ सिंगल नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कि अगर मुझे कुछ भी नहीं है तो फॉर एग्जांपल कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मुझे एक सुपरवाइज़र दिया गया है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले कहीं से भी, तो आपके पास ये सुपरवाइज़र है, यू कैन आस्क हिम, और वो कहीं से भी ला के देगा। सो ये सिमिलर केस है कि ये एक होस्ट है जो नेटवर्क में कनेक्ट है, और अगर इसे कोई भी आईपी का नहीं पता है कि इसे कैसे कनेक्ट करना है, तो इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जाना है, दैट इज़ राउटर आईपी, राइट। सो बात की थी हमने आईपी कॉन्फ्लिक्ट की। सो आईपी कॉन्फ्लिक्ट, अब अगर आप देखें कि सिनेरियो में आप अगर मैनुअल, तो एक तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन था। तो ऑटोमेटिक के केस में चांसेस नहीं होते कि आपको डुप्लीकेट आईपी मिले, क्योंकि जब आईपी किसी को मिलता है डिवाइस को, तो वो रिक्वेस्ट करके एक बैकएंड में प्रोसेस चलता है कि वो रिक्वेस्ट करके अपनी आईपी को चेक करता है नेटवर्क में कि वो नेटवर्क में है कि नहीं है। अगर वो नेटवर्क में होता है तो उसको वो आईपी नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आईपी वो यूनिक होता है तो उसे पता चल जाता है कि नेटवर्क से कहीं से रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आया, तो वो एक यूनिक आईपी एड्रेस है, तो आपको मिल जाता है। तो डीएससीपी के केस में, ऑटोमेटिक के केस में कॉन्फ्लिक्ट होना के बहुत कम चांसेस हैं। कभी आपने बस मिनिमम टाइम के लिए उसे डिस्कनेक्ट रखा है नेटवर्क से तो मिल जाए, अदरवाइज़ तो जो डीएससीपी सर्वर होता है वो कुछ टाइम के लिए वो मैपिंग करके रखते हैं। जैसे कि कुछ का डेज में भी होता है, कुछ 1-2 डेज और कुछ 8 डेज बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ डिवाइसेस में 8 दिन का भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पे, राइट। तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर मान लो कि आपको स्टैटिक का ऑप्शन मिला, आपने आज आए ऑफिस में, आपने एक डिवाइस पे ये 167 कॉन्फ़िगर किया, लेकिन दूसरे बंदे ने क्या किया कि वहाँ पर दो लोग होते हैं जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, तो दूसरे ने क्या किया कि वही 67 किसी ने दूसरे लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर कर दिया, या राउटर का आईपी ही आपने एक लैपटॉप पे डाल दिया 192.168.0.1। तो होगा क्या कि ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, कि कभी भी, जैसा कि हमने कहा था कि आईपी एड्रेस हमेशा एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। मान लो आप इस राउटर के आईपी को एक लैपटॉप पे डाल दोगे, और एक दूसरे लैपटॉप को तो यही पता है कि मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है किस पे, 1.0.1 पे, यानी कि राउटर पे, लेकिन यही राउटर का आईपी आपने डाल दिया यहाँ पर। अब मान लो कि ये मैं फॉर द मोमेंट इसको हटा दूँ, तो यही आईपी एड्रेस आपका यहाँ पर हो गया। तो अब इस राउटर को तो कुछ नहीं, इस पीसी को, सॉरी, इसको पीसी को तो नहीं पता ना कि ये आईपी यहाँ पर है या यहाँ पर है, इसको ये आईपी कॉन्फ़िगर था। अब ये भी नेटवर्क में कनेक्ट है, ये भी नेटवर्क में कनेक्ट है, और मान लो ये रिक्वेस्ट अपनी इंटरनेट पे जाने के लिए इसको भेज देता है, तो क्या होगा, इसके पास तो कोई इंटरनेट का पाथ नहीं है ना, तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो भी आईपी एड्रेस आप मैनुअल डालते हैं, आप उसे प्रॉपर मेंटेन करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो आईपी एड्रेस डाला है वो यूनिक है। और कई बार एक्चुअल नेटवर्क में क्या करते हैं कि पीसी का जो आपका कंप्यूटर है उसका एडमिन एक्सेस आपके पास नहीं होता, आपके पास केवल यूज़र लेवल का एक्सेस होता है, और जिसको अलाउ नहीं होता कि आप उसमें आईपी डाल पाएंगे, राइट। तो ऐसे मैनेज किया जाता है किसी भी छोटे ऑफिस या बड़े ऑफिस के नेटवर्क को, जहाँ पर जो नेटवर्किंग को जानता है वहाँ पर स्टाफ होता है, अलग से आईटी एडमिन होता है जो आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करता है। तो आप अपने डिवाइस में कभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, तो वो मेंटेन करते हैं, और इस तरीके से वो यूनिकली मेंटेन होता है। आईपी कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ बैड थिंग, जिससे कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। सो डिफरेंट वर्जन की बात करेंगे, IPv4, IPv6। तो हमने इंटरनेट की बात की, प्राइवेट आईपी एड्रेस तो आपके पास आपके डिफरेंट नेटवर्क में कुछ भी हो सकते हैं, राइट। 192.168 मैंने यूज़ किया, सेम नंबर आपने यूज़ किया, कोई चैलेंज नहीं है, राइट। सो नाउ थिंग इज़ दैट कि जब ये आईपी एड्रेस है, देन IPv नेक्स्ट वर्जन की रिक्वायरमेंट है ही क्या।
सो प्राइवेट रेंज में कोई चैलेंज नहीं है। द चैलेंज इज़ कि जो इंटरनेट के आईपी एड्रेस हैं दीज आर लिमिटेड, वो एक नंबर है एंड दैट इज़ हियर यू कैन सी, ये केवल इतने नंबर्स हैं और ये लिमिटेड हैं, और अगर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं सारे, फिर आईपी एड्रेस नहीं बचेंगे, राइट। तो यहाँ पर IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि आपको यू कैन सी, इवन आई कैन नॉट काउंट दिस नंबर, सो यू कैन सी कि एक ह्यूज नंबर आपको यहाँ पर मिलता है आईपी एड्रेस की रेंज का, क्योंकि यहाँ पर ये केवल 32 बिट का एक एड्रेस है और ये कितने बिट का, 128 बिट का एड्रेस है, राइट। सो ये ह्यूज नंबर है। सो आपको एक रेंज मिलती है, एक बिग रेंज मिलती है IPv6 में। हालांकि अभी भी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं IPv6 को। आपके कंप्यूटर पर सपोर्टेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्नैपशॉट में। ये कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये कुछ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है यहाँ पर IPv6 के केस में। वो अपने आप एक IP कैलकुलेट करता है मैक एड्रेस के कॉम्बिनेशन से, जो डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, और उसके कॉम्बिनेशन से एक मैक एड्रेस जनरेट करता है, और वो फिर एक आईपी एड्रेस को असाइन कर लेता है। और आपको DHCP कॉन्फ़िगर करना है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसका पार्ट होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है वो। और अगर आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है, दैट यू कैन डू एज वेल। बट थिंग इज़ दैट कि ये 32 बिट का एक एड्रेस है और ये 128 बिट का। बट इसमें एक और चैलेंज, अगर अब मैं बात करूं एक जनरल यूज़ का, तो इसमें एक और चैलेंज ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ना डेसिमल नंबर में है, यानी कि आप इसे समझ पाते हैं कि 192 168 ईजीली और रिमेंबर कर पाते हैं। बट थिंग इज़ दैट ये आपको हेक्साडेसिमल में मिलता है, दैट इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर। हालांकि जब आईपी एड्रेस चेंज होगा तो ये जनरली आपको याद नहीं रखना होता है, तो ये कॉमन हो जाता है, एंड आपको लास्ट का नंबर ही याद रखना होता है। तो वो भी ग्रेजुअली जब आदमी यूज करना शुरू करते हैं, आप किसी भी चीज़ को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो उसकी भी आदत आपको पड़ जाती है। बट ये अभी यहाँ पे आपको देख रहा है, ये कि जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, जो दो डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको यहाँ पर इसमें पता चलता है कि कहाँ से आपका होस्ट है और कहाँ से आपका नेटवर्क है। तो ये पार्ट, इसके बाद का जो पार्ट है वो आपका होस्ट आईडी है और इसके पहले का आपके नेटवर्क आईडी है। सो थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो लंबी नहीं हुई है। सो प्लीज़ गिव अस फीडबैक, कमेंट, एंड you can write us on uplinkbharat.com as well. We have our website ready, and you can also send your suggestion on uplinkbharat@gmail.com. थैंक यू, मिलते हैं।